नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कार्यक्रम, भूमिगत केबलिंग परियोजना का लोकार्पण। हरिद्वार की 306 ग्राम पंचायतों में बिठाए गए प्रशासक, 29 मार्च को कार्यकाल हुआ समाप्त। जिलाधिकारी ने प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया की शुरुआत की। 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य। बिना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए राज्य में नहीं मिलेगा प्रवेश। उत्तराखंड में चीन सीमा पर भारत के अंतिम गांव तक सड़क बनाएगी कोल इंडिया। केदारनाथ ट्रस्ट के साथ हुआ समझौता। घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पंतनगर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। होली पर नामी कंपनी के अधिकारी से की गई थी मारपीट। देहरादून हवाई अड्डे को मिलने जा रही है नई एयरलाइंस एयर गोइंग की सौगात। हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीते रोज होली के त्योहार के दौरान एक नामी गिरामी कंपनी के अधिकारी से घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पंतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ऊधम सिंह नगर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने एक सख्त एक्शन लेते हुए गुंडा तत्वों पर कार्रवाई की है। फैसले की पूरे जिले में प्रशंसा हो रही है। आपको बता दें कि एक बड़ी कंपनी के अधिकारी आरके शर्मा के द्वारा पंतनगर थाना पुलिस को 29 मार्च को तहरीर दी गई थी, जिसमें उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शिकायतकर्ता आरके शर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुद्रपुर में मासूम पर फायरिंग करने वाले रईस जादे पर 307, 506 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। होली के दिन एक रईस जादे ने अपने ही किराएदार की 5 वर्षीय बेटी पर लाइसेंसी पिस्टल के साथ गोली चला दी थी। गोली मासूम के होठ को चीरती हुई निकल गई। पुलिस ने पीड़ित के परिजन की तहरीर पर आरोपी दीपक जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों को गठन कर धरपकड़ शुरू कर दी है। बाग वाले में मामला सामने आया था जहां फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें प्रथम दृष्टया मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें पुलिस की तरफ से 3 टीमें बनी हैं जो इसमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर, जो हौसला था उसकी भी कैंसिलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसमें उनके पास अभियुक्त के पास तो कोई अभी तक प्रकाश में नहीं आया लाइसेंस। उसके पिताजी और भाई के पास लाइसेंस होना प्रकाश में आया है, तो उनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जाएगी। सर, जमानत में बाहर चल रहा था ये आरोपी, से पूर्व भी कई मामले दर्ज हैं। इसमें कितने मामले? पूर्व 2010 में इस पर जो मामले पंजीकृत थे ये इसमें जमानत पे चल रहा था। डोईवाला के ब्लॉक सभागार में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में राजस्व ग्राम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को देख रही आशा और अन्य स्वास्थ्यकर्मी के साथ जिले के अधिकारियों ने जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर के एस भंडारी, जिला कोऑर्डिनेटर दिनेश पांडे के साथ तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। जो जनसंवाद हुआ है सर, जो हमारे राजस्व गांव स्तर पे जो ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति जो बनाई जाती है, उसी पे जो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनकी गुणवत्ता क्या है, उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए कि हम इसमें कितना सुधार कर सकते हैं। इसमें मतलब हमने क्या किया कि आशा जो हमारी ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति में जो इसमें सचिव होती है, इसमें तो हमारे आशा बहन जी होती है और अन्य गांव के जो महिला जो होती है वो उसका अध्यक्ष होती है। देहरादून हवाई अड्डे को नई एयरलाइंस एयर गोइंग की सौगात मिलने जा रही है, जो देहरादून हवाई अड्डे के लिए एक उपलब्धि भी है। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराते हुए सभी यात्रियों से लगातार अपील की जा रही है कि सभी हवाई यात्री कोरोना से बचने के लिए बनी गाइडलाइन का पालन करें। कुंभ के साथ 4 धाम यात्रा को लेकर भी हवाई अड्डे पर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। बताना चाहूँगा कि आने वाले जो हमारे जो समय है यानी कि समय शेड्यूल है, उसमें बहुत सारी नई फ्लाइटें मिलने वाली हैं। जैसे कि अप्रैल में कुल मिला के हमें 3 नई फ्लाइटें मिलने वाली हैं और मई में करीब 4 फ्लाइट नहीं मिलने वाली हैं। उसके अलावा अप्रैल में काफ़ी संभावना है कि हमें एक नई एयरलाइन गो एयर, उसका प्रचालन यहाँ से शुरू होने वाला है। और जहाँ तक फ्लाइट की बात करूँ, देखिए हमारे जो नए शहर या जिनसे नए कनेक्शन और जुड़ने वाले हैं वो हैं हमारे अहमदाबाद, बेंगलोर, लखनऊ, दिल्ली
और इलाहाबाद हमारा फर्स्ट टाइम जुड़ने जा रहा है, जो कि 10 अप्रैल से हमारी फ्लाइट शुरू होगी। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन फोटोज पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां भी कर रहे हैं। वायरल हो रही फोटोज पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वायरल होने पर कहा है कि जिसको उनकी जिंदगी के बारे में जानना है वो उनकी किताब को पढ़कर सब कुछ जान सकता है। उनकी किताब का नाम है मी हिजड़ा मी लक्ष्मी और दूसरी किताब है रेड लिपस्टिक मैन इन माई लाइफ। ये दोनों ही किताबें उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जीवन से जुड़ी सभी पुरानी फोटोज इंटरनेट पर मौजूद हैं। उन्होंने कभी भी इन फोटोज को मिटाने की कोशिश नहीं की। कुंभ में कोरोना का विस्फोट हुआ है। हरिद्वार से सटे हरिपुर कला में स्थित बड़े और प्रमुख गीता कुटीर आश्रम में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से कुंभ मेले पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसको लेकर कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी और आईजी ने भी चिंता जाहिर की है। ठीक है भाई, ये हरिपुर कला में जो आश्रम है गीता सदन, वहाँ पर 32 श्रद्धालुओं का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जो भी बड़ी चिंता की विषय है। इस संबंध में मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आश्रम है हमारे, जितने भी सब सरोवरों पर जैसा आप जानते हैं सभी आश्रम हैं, सभी के संचालकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो भी यात्री श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं उनकी कम से कम थर्मल स्क्रीनिंग कराएं, जैसा कि पूर्व की मीटिंग में हमारे और मेला अधिकारी द्वारा उनसे निवेदित किया गया था। तो और दूसरा, जो भी अगर श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं और उनकी कोई लगता है कि जुकाम जैसे लक्षण है या बुखार आ रहा है या कोई भी अन्य समस्या है, तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, जिससे हम अपनी टीम वहां पहुंचा करके उनका परीक्षण करा सकें। इस तरह से तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि हमें जो एसओपी को लागू और ज़्यादा सख्ती से करने की आवश्यकता है। और क्योंकि जो एसओपी है ये 1 अप्रैल जैसी कुंभ अवधि का नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके साथ प्रभावी हो जाएगी। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हम लोग इसको लागू भी करवाएंगे। और जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया में जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ अलग से पुलिस बल को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा रहे हैं, जो कि अंदर आने वाले और कुंभ मेला क्षेत्र में आने वालों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह एसओपी के लिहाज से है या नहीं, उसको चेक करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आरटी-पीसीआर जांच का दायरा बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। तीरथ ने कहा है कि हरिद्वार में हो रहे कुंभ स्नानों के दृष्टिगत वैक्सीनेशन और कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की जरूरत है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना प्रभावित राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट का लाना अनिवार्य किया जाए। साथ ही इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी करने को भी कहा है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं इसी मौके पर नामांकन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, विशन सिंह चुफाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, सांसद अजय टमटा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, जिला अध्यक्ष रवि रौतेला आदि अन्य कई वरिष्ठ नेता भाजपा के उपस्थित रहे। चूँकि आप सबके भी ध्यान में है कि सल्ट की विधानसभा हम सबके बड़े मार्गदर्शक रहे, मेरे परम मित्र भी रहे, सुरेंद्र जीना, जो कि पिछले दिनों उनकी धर्मपत्नी जी का और स्वयं उनका भी स्वर्गवास कोरोना के कारण हो गया। और चूँकि संवैधानिक और विधायी व्यवस्था के अनुसार यहाँ उपचुनाव होना तय, और उपचुनाव के ही पहल में आज नामांकन के दिन उनके बड़े भाई के रूप में महेश जीना जी को पार्टी ने और क्षेत्र की जनता ने ये प्यार और आशीर्वाद देने के साथ ये बोला है कि जीना जी के ही परिवार से टिकट लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनके कामों को और आगे बढ़ाए। पूरी तरह से आश्वस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही ये सीट है, और यदि सुरेंद्र जीना जी जीवित होते तो 2022 तक उनको ही रहना था। पार्टी ने बहुत सोच समझ के उनके ही बड़े भाई महेश जीना जी को टिकट दिया है, जो बहुत सौम्य हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, बिल्कुल सुरेंद्र सिंह जीना जी की डुप्लीकेट है, उसी तरह का उनका व्यवहार है। इसलिए ये सीट हमको 200% जीत
दिला रही है। हम कार्यों के ऊपर है और उनके द्वारा जितना कार्य हुआ है उतना तो किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ। और पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग भी चलने की रणनीति करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। और इसी रूप में मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, हाँ, जिससे हम लोग यहाँ पे 15 साल से बहुत परेशान हैं, जिनका बिल्कुल काम नहीं हो पाया। हमारी खेती आज चौपट हो गई है। जो हमारी इनकम के साधन थे और विद्यालयों में हमारे टीचर नहीं हैं, स्वास्थ्य की सुविधा से हम बेहाल हैं और पलायन हर गांव में 50 से 50% से ज़्यादा पलायन हो चुका है और रोजगार के संसाधन बिल्कुल भी वर्तमान सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई और ये सरकार हर मामले में फेल है। पश्चिम बंगाल चुनाव 24 परगना जिले के बसीरहाट साउथ विधानसभा में पार्टी का चुनाव प्रचार कर लौटे भाजपा किसान मोर्चा के हरिद्वार जिलाध्यक्ष चौधरी निपेंद्र सिंह का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चौधरी निपेंद्र ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आ रही है और टीएमसी की 100% विदाई हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी द्वारा चुनाव में जमकर गुंडागर्दी की जा रही है, जिसका रिजल्ट इसी चुनाव में जनता ममता बनर्जी और टीएमसी को जरूर देगी। हम बंगाल से लौट कर आए हैं। बंगाल में बहुत बढ़िया माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हवा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 200 सीटों से ज़्यादा सीटें लेकर वहां भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की सरकार अपनी बनाएगी। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मंत्री बंशीधर भगत खटीमा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं के स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। खटीमा विधायक पुष्कर धामी, चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी मौजूद रहे। इस दौरान खटीमा नगर पालिका द्वारा शहर में गंदगी फैले होने से कूड़ा न उठने पर शहरी विकास मंत्री बेहद नाराज दिखे। पालिका प्रशासन को 5 दिन में अपने और कर्मचारियों के विवाद को निपटाने के साथ ही निर्देश दिए। साथ ही सीएम की घोषणा में शामिल ट्रॉचिंग ग्राउंड को लेकर कार्रवाई करने की बात की गई। अभी तक बात ही इस बात पर हो रही थी कि ट्रंचिंग ग्राउंड की माननीय विधायक जी ने पूरे प्रयास करके मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई है और वो घोषणा में शामिल है एक ईओ साहब बता रहे हैं कोई पीआईएल लगी है उस जमीन पर जिस जमीन पर वो बनना है, तो उसको दूर करने का प्रयास करके ट्रंचिंग ग्राउंड को हम स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमने ईओ साहब को कह दिया है कि 5 दिन के अंदर शहर की सफाई पूरी हो जाएगी। वरिष्ठ समाजसेवी कृष्ण कुमार गर्ग, यादराम जिंदल, नव तेजपाल सिंह, विधा अग्रवाल व महेश मित्तल ने संयुक्त रूप से मां भारती और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र सन्मुख दीप जलाकर, जिसके बाद विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके चलते वहां के दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। जो कि हमारे भूतपूर्व जो हम भूल चुके हैं, सभी निवासियों ने किया है यहाँ पर आयोजित और प्रथम बार हमने ये प्रयास किया है कि एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हम यहाँ दें और होली मिलन समारोह के रूप में जो कवि सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने देश की व्यवस्था के बारे में और राजनीतिकों के बारे में और भी तमाम बेटियों के बारे में ऐसे जो अपने शब्द रचनाओं के माध्यम से हम लोगों को जो उन्होंने अपनी ऊर्जा दी है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और हमें लगता है कि हमें इस प्रकार के आयोजन हमेशा करते रहने चाहिए। उत्तर भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में शामिल पूर्णागिरि मेले का आज से आगाज होने जा रहा है। 30 मार्च से 30 अप्रैल तक 1 महीने तक चलने वाले इस प्रमुख मेले को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आज दोपहर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत मेले का शुभारंभ करेंगे। वहीं मेला मजिस्ट्रेट का कहना है कि कोविड को लेकर पूर्णागिरि मेले में कुंभ मेले की तरह एसओपी जारी रहेगी। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही हरिद्वार महाकुंभ की जो एसओपीज़ हैं वो भी यहाँ पर फॉलो करी जा रही हैं। रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया गया है और कोविड-19 के संबंध में जो भी माननीय उच्च न्यायालय या जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं वो पूरी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिसमें यातायात, बिजली, पानी और सुरक्षा और सफाई से संबंधित सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।
सितारगंज स्थित सुप्रिया कॉलोनी वासियों ने वेंडिंग जोन का विरोध किया। साथ ही उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं नगर पालिका में ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अभी प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सुप्रिया कॉलोनी में प्रस्तावित वेंडिंग जोन को रद्द स्थान परिवर्तन नहीं करने दिया तो आंदोलन होगा। रिहायशी कॉलोनी में इतने महंगे प्लॉट खरीदकर घर बनाने का कारण यही है कि कॉलोनी साफ और सुरक्षित रहे, साथ ही महिलाएं और बच्चे कॉलोनी के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन प्रशासन का ये कदम भय मुक्त नहीं, भययुक्त का माहौल बनाने का कारण बन सकता है, जिसका सुप्रिया वेलफेयर सोसाइटी पुरजोर विरोध करती है। सुप्रिया कॉलोनी के पास में एक सरकारी ज़मीन है जहाँ पर नगर पालिका ने वेंडिंग जोन का प्रस्ताव किया है। हम लोग इससे पहले एसडीएम महोदया जो पहले थी यहाँ पे श्रीमती निर्मला बिष्ट, उनसे हमने पहले एक एप्लीकेशन दी थी कि वहाँ पार्क बनाया जाए। तो हम आज इसी मांग को लेकर आए हैं कि वहाँ पे जो नगर पालिका ने वेंडिंग जोन का प्रस्ताव किया है उसको कैंसिल किया जाए और वहाँ पे शहर के विकास के लिए एक पार्क बनाया जाए। जो अपने सुप्रिया कॉलोनी में जो वेंडिंग जोन बनाने वाला जो मामला आया है तो इस संदर्भ में दिया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये वहाँ पर वेंडिंग जोन न बनाया जाए, क्योंकि उस जगह पर कॉलोनी है और कई लोग को दिक्कतें होंगी, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और असामाजिक तत्व वहाँ पर आवाजाही रहेगी, तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वेंडिंग जोन के लिए ज़मीन चिन्हित की जा रही है, जिसमें पटवारी के द्वारा हमको 3 जगह चिन्हित करके मैं नक्शे के हमको दिया था, जिसमें बाकी 2 जगह तो ऐसी हैं जिसमें लोगों के कब्जे हैं। एक सुप्रिया कॉलोनी में ऐसी जगह थी जहाँ पर खाली पड़ा है प्लॉट, तो उस प्लॉट के लिए जो है सारे में बोर्ड में मतलब ये तय हुआ था कि भाई जहाँ तीनों में से जो उचित लगे वहाँ पर वेंडिंग जोन के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाए। तो जो खाली जगह थी वो सुप्रिया कॉलोनी में थी, तो उसका प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें अब यहाँ के जो पब्लिक है या जनता है वो उसका विरोध कर रही है। तो इसको हम वेंडिंग जोन की जो हमारी दूसरी बैठक होगी उसमें हम ये दिखा देंगे। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड स्थित तृप्त कुंड का निर्माण गौरी गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान से लगभग पूरा कर लिया है, जिससे आगामी यात्रा सीजन में अब यात्री कुंड में स्नान कर सकेंगे। वहीं केदारनाथ आपदा के 8 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी सरकार की ओर से कुंड का निर्माण न होने पर रोष भी जताया गया। वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा के चलते गौरीकुंड स्थित तृप्त कुंड भी पूरी तरह से तबाह हो गया था। कुंड में स्नान के बाद ही भक्तों के केदारनाथ यात्रा पर जाने की परंपरा है, लेकिन आपदा के समय तृप्त कुंड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के साथ ही इसका पानी का स्रोत भी 40 मीटर नीचे मंदाकिनी नदी के तट पर चला गया था। गौरी गांव के ग्रामीण लंबे समय से सरकार से इस कुंड के निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। पूर्व में सरकार ने वुड स्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसके निर्माण का जिम्मा दिया, लेकिन धनराशि अवमुक्त न होने के कारण इसका कार्य अधूरा ही रह गया। अभी तक शासन सरकार द्वारा इसका किसी भी प्रकार से नहीं नवनिर्माण किया गया है, नहीं सौंदर्यीकरण किया गया है और नहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इसमें हुई है। हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया तुरंत से तुरंत अतिशीघ्र इस धार्मिक स्थल, इस गर्म कुंड का सौंदर्यीकरण पूर्व की भांति, परंपरा की भांति इसका निर्माण किया जाए और सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि देश विदेश से आए हुए तीर्थयात्री यहाँ पर प्राचीन समय से जैसे श्रद्धा के हिसाब से गर्म कुंड में स्नान करने के बाद भगवान श्री केदारनाथ जी की यात्रा का प्रारंभ करें। देखिए, केदारनाथ आपदा को आए हुए 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में जहाँ पे हजारों की संख्या में यात्री आकर गौरीकुंड में स्नान कर केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ किया करते हैं और तमाम 8 वर्षों से यात्री गर्म कुंड में आकर खुले में नहाने के लिए मजबूर है। ऐसे में सरकार द्वारा ग्रामीणों ने मांग उठाई थी कि इस गर्म कुंड का निर्माण किया जाए, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण यहाँ पे अब ग्रामवासियों द्वारा एक बेड़ा उठाया गया है कि ग्रामीणों द्वारा श्रमदान कर गर्म कुंड का निर्माण किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे ऊधम सिंह नगर की, जहां जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक 5 वर्ष की मासूम बच्ची को होली खेलना भारी पड़ गया। होली खेल रही मासूम पर एक युवक पिस्टल से फायरिंग कर देता है, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आनन फानन में परिजन उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी दीपक जैन के खिलाफ कोतवाली रुद्रपुर में धारा 307, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जैसे ना वो आए थे वो लोग, तो बच्चे लोग होली खेल रहे थे, तो खेल रहे थे होली, तो कह रहे थे इसे गंद क्यों मचा रखी हो। अब होली के दिन है तो गंद तो थोड़ा बहुत रहेगा ही रंग, तो ये कह रहे धुलाई करो, तो पाइप लिया, झाड़ू लिया, धुलाई करने लग गया। कौन कर रहा था? मेरे भांजी। अच्छा। अब ये बच्चे मेरे पास में खड़े थे। फिर? हाँ, तो वो ऐसा कह रहे हैं मार दूंगा। तो पहले तो 2 नीचे चलाए, तीसरा देर में इसके चला दिया। वाला क्षेत्र में एक छोटी बच्ची को गोली लगने का प्रकरण सामने आया, और जैसा अभी बच्ची के पेरेंट्स से बात करके पता चल रहा है कि होली की वजह से जो गंदगी हो गई थी, उसमें जो मकान मालिक है उसने ऑब्जेक्शन दिया था, और उसी के रिएक्शन में उसने गोली चलाई थी। तो अब इसको देखा जा रहा है, मामले को पुलिस के संज्ञान में आ गया, इस पर कार्रवाई की जाए। खबर रुड़की से है, जहां गणेशपुर सेक्टर रोड पर बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने से क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें आमने सामने तेज गति से आ रही 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आसपास में गुजर रहे लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलोर बाईपास निकला है, रसूलपुर के पास में एक्सीडेंट हुआ है 2 गाड़ियों का। एक गाड़ी देहरादून की है, एक गाड़ी के पास मंगलोर के पास पड़ता है कुमराडी। एक का इंतकाल हो गया, उनमें से लड़ गया। क्या नाम है जिनका इंतकाल हुआ? एहतसाम। तो क्या मानते हैं आप, हाईवे काफ़ी हाईवे पर कोई सुविधा नहीं है, ना कोई काम कर रहे हुए, टोल लेना शुरू कर दिया, ना हाईवे चालू करा कोई।
काशीपुर के थाना केला खेड़ा के अंतर्गत बोरिया हॉल्ट में ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि 1 माह पहले ही उसकी शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ होली का त्योहार मनाने अपने मायके आई थी। वहीं थाना अध्यक्ष भुवन चंद्र जोशी ने बताया कि मृतका के पिता से पूछताछ से पता चला है कि मृतका के ऊपर कोई चक्कर होने से मानसिक संतुलन ठीक ना होना बताया है, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। हॉल्ट के पास एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर आए हैं फोर्स के, पूछताछ कर पंचनामा कर रहे हैं, पोस्टमार्टम भेज जाएगी, पता चलेगा क्या हुआ। वैसे पता चल रहा है कि लड़की पे उनके पिताजी द्वारा बताया गया कुछ ऊपरी चक्कर था, जांच की जा रही है उसकी। ऊधम सिंह नगर जनपद में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया, जहां लगातार कोरोना के मामले प्रदेश सहित जिले में बढ़ रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कोरोना से हुई मौत ने हड़कंप मचा दिया है। रुद्रपुर के भूत बंगला निवासी बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमुना देवी नाम की 70 वर्षीय महिला 1 हफ्ते पहले पंजाब से वापस अपने घर रुद्रपुर लौटी थी। इसके बाद उनके सीने में दर्द होने लगा। सीने में दर्द की शिकायत पर परिजनों द्वारा उन्हें रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी कोरोना जांच कराई। कोरोना जांच में महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।